हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अच्छा है और इसको समझेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से, आराम से समझेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न में गलती कर दी जल्दबाजी में तो प्रश्न गलत हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएंगे। आराम से समझेंगे और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? चार ऑप्शन है, किसके द्वारा होता है आपको बताना है। चुनाव के द्वारा होता है, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, या फिर मनोनयन होता है, या फिर चयन होता है। क्या होता है दोस्तों प्रधानमंत्री का निर्वाचन में? अब यही आपको बताना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का जी चुनाव होता है, चुनाव पे ऑप्शन पे टिक कर दो, सही हो जाएगा। कुछ कहेंगे चयन होगा प्रधानमंत्री का, डी ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग कहेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये तो हो गया अपना अपना अंदाज़ा मत लगाना। जो सही है उस चीज़ को जानिए और सही पर आंसर मारिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको पूरी बात बता दूं। यहाँ पर अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद किसके तहत आता है? ये 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, ठीक है, जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसे कौन नियुक्त किएगा? पीएम नियुक्त करेगा। क्लियर? उसे कौन नियुक्त करेगा? पीएम नियुक्त करेगा। लेकिन पीएम को कौन नियुक्त करेगा? पीएम की क्या होती है दोस्तों? नियुक्ति होती है। बी ऑप्शन सही है आपका। लेकिन यहां पर समझिए, मैं जो कह रहा हूं मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिए। अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसे पीएम नियुक्त करेगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन पीएम को कौन नियुक्त करेगा? पीएम को कौन नियुक्त करेगा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पीएम को नियुक्त करता है दोस्तों प्रेसिडेंट। कौन नियुक्त करता है? पीएम को नियुक्त करता है दोस्तों प्रेसिडेंट। याद रखना दोस्तों, पीएम को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर? तो पीएम की क्या होती है? प्रधानमंत्री का क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने चुनाव कर दिया या फिर चयन कर दिया, मनोनयन कर दिया, गलत बात है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा था। अच्छे प्रश्न है, अच्छे तरीके से ही समझेंगे। तो प्रधानमंत्री की दोस्तों क्या होती है? नियुक्ति होती है। इस बात को याद रखिए हमेशा के लिए, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम होने वाले हैं, तो इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको मालूम है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस प्रश्न के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय में सीधे जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर अनुच्छेद 28 के तहत, या फिर अनुच्छेद 29 के तहत, या फिर अनुच्छेद 31 के तहत। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। अब इसकी पूरी जानकारी आप समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर समझिए, उच्चतम, किसी को अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मतलब दोस्तों क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और आपने सुना होगा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाई कोर्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको उच्चतम न्यायालय जाना है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना है। उच्च न्यायालय जाना है, इसका मतलब हाई कोर्ट जाना है, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर कहा गया है मौलिक अधिकारों के लिए सीधे जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में। इसका मतलब क्या है? संविधान का भाग 3 दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान के भाग 3
ये क्या है दोस्तों, संविधान के भाग 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संविधान के भाग 3 से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए दोस्तों, ये संविधान के भाग 3 से जुड़ा हुआ है, इतनी आपको पता चल गई। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ये यूएसए के संविधान, यूएसए का मतलब है दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल दोस्तों 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। ये बात तो आपको पता चल गई, अगर मौलिक अधिकार के लिए आपको जाना है कहाँ पर, उच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद 32 के तहत जाना होगा। अगर उच्च न्यायालय जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, तो किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, ये आपको मालूम है? नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम है तो अभी कमेंट कीजिए। उच्चतम न्यायालय जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे। अगर उच्च न्यायालय जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, तो किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे? यहाँ पर देखिए नीचे मैं लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे। क्लियर दोस्तों, समझ आ गई बात? कितने के तहत जाएंगे? अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे, अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो। उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान में लिया गया है? अमेरिका के संविधान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। अगर आपको सही आंसर पता है तो अभी कमेंट कीजिए, नहीं पता तो हम इसका सही आंसर बता रहे हैं, आयरलैंड। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में 2 लोगों का क्या करता है, मनोनयन करता है। और आपको मैं बता दूँ राज्यसभा में करता है 12 लोगों का। ये है दोस्तों लोकसभा और ये दोस्तों आपकी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में 12 लोगों का करता है, लोकसभा में कितने का करता है? 2 का। आपसे राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करता है। ये जो 12 लोग होते हैं दोस्तों, ये राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और किस क्षेत्र में किए जाते हैं, ये बात भी यहाँ पर याद रखिए, कला साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं। बात आ गई दोस्तों समझ में? किस क्षेत्र में किया जाता है? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं 12 लोग राज्यसभा में। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका दोस्तों कोई इलेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, सीधा राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? देखिए मोनालिसा, मैं आपको बता दूं, मोनालिसा जो है वो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? पेंटिंग, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। क्लियर? ये जो मोनालिसा है ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है, मतलब ये जो पेंटिंग है किसके द्वारा बनाई गई थी, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या वान गो। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ के थे, तो ये दोस्तों इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इटली के रहने वाले हैं, ये आप बता दीजिएगा। और मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, ये इटली के हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध हार के पश्चात सिराजुद्दीन की हत्या कर दी गई एवं बंगाल का नवाब कौन बना था? ठीक है, यहाँ पर कौन बना था उसका हमको नाम लिख देना है। मीर जाफर बना था या मीर कासिम, हैदर अली या टीपू सुल्तान।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेजी सेना, क्लियर दोस्तों, ये दोस्तों अंग्रेजी सेना जो कि अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़े थे उनका नाम था रावल्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़े थे, ठीक है। दूसरी साइड से लड़े थे बंगाल के नवाब, ठीक है। दूसरी साइड से कौन लड़े थे? बंगाल के नवाब। उनका नाम क्या था जो लड़े थे? उनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। यहाँ पर मैं उनका नाम लिख देता हूँ, सिराजुद्दौला उनका नाम था, ठीक है। तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, क्लियर इतनी बात। किसके बीच में? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे ये आपको बताना है। मीर जाफर बने थे, पहला ऑप्शन हो गया सही। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ये पूछ ले, प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, अगर ये पूछ ले, अगर आपको मालूम है तो अभी कमेंट कर दीजिए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया अगर ये पूछ ले तो दोस्तों 13 जून 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया अगर ये पूछ ले तो 13 जून 1757 में लड़ा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी बातें आपको जानकारी मिल रही है सभी बातों की, ऐसा नहीं है कोई भी बात बीच में छूट रही हो। सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। ये आपको बताना है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब यह है कि औरंगजेब के बाद में उनकी गद्दी पर कौन बैठा था, उनकी जो राजगद्दी थी उस पर कौन बैठा था, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, आजम, कामबख्श, अकबर सेकंड या फिर मुअज्जम। अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्रश्न को फिर आप नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, अच्छे से बताएंगे। बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब का बेटा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब का दोस्तों क्या था? औरंगजेब का बेटा, उसका नाम क्या था? नाम हम आपको बताएंगे, मुअज्जम, ठीक है। उसका नाम था दोस्तों मुअज्जम बना था उत्तराधिकारी, ठीक है दोस्तों, उत्तराधिकारी मुअज्जम बना था, उत्तराधिकारी, ठीक है। समझ में आई बात? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? मुअज्जम बना था। मुअज्जम किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। बहादुर शाह प्रथम के नाम से था, इसका जो नाम था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था? मुअज्जम बना था। अगर आपसे ये पूछ ले कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तभी से मुअज्जम ने ये राजगद्दी हासिल कर ली थी। मुअज्जम ने अपने पिता मतलब औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में राजगद्दी पर बैठे थे मुअज्जम। और कब तक इन्होंने राज किया था? 1707 से लेके 1712 तक मुअज्जम ने राजगद्दी पर राज किया था। बात आ गई दोस्तों समझ में? उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात मुझे ये बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था और आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेके आते रहें। ठीक है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।